चलिए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साध्य पीएससी अकेडमी में। और सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप सभी का स्वागत है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑडियो वीडियो को एक बार आप सभी बताएंगे चेक करके कि दोनों चीज़ें आप तक सही से पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। अगर कुछ चीज़ में दिक्कत हो, चाहे ऑडियो में चाहे वीडियो में, तो एक बार कमेंट करेंगे ताकि क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साध्य पीएससी अकेडमी के द्वारा 11 अगस्त मतलब अगले मंडे से नई बैच से स्टार्ट किया जा रहा है। चाहे शिक्षक भर्ती को लेकर हो, चाहे एसआई, चाहे सीएमओ को लेकर हो, तो बहुत सारे बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के अनुसार जुट सकते हैं क्लास में और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और उसी से संबंधित आज हम देखेंगे सीएमओ, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसका पेपर अलग से आने की संभावना है, तो उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज जो इसका जो अलग से पोर्शन दिया गया है, जैसे अलग अलग अधिनियम दिया गया है, तो उसी में आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन संबंधित बहुत सारे तथ्यों को, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, जितने भी साथी जुड़ेंगे ध्यान देंगे और क्लास को यहाँ पर बताएंगे सभी चीज़ सही है कि नहीं है। चलो, तो ये जो क्लास है इसमें आज हम जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ जिसको जानते हैं, तो उससे संबंधित स्पेशल बैच जो चालू होने वाला है उसका डेमो क्लासेस है, तो इनसे जुड़ेंगे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहेगा आपदा प्रबंधन को लेकर। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। हम देखेंगे आपदा प्रबंधन होता क्या है और उससे संबंधित तथ्य क्या क्या आ सकते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, चलिए देखेंगे। आज का हमारे टॉपिक है आपदा प्रबंधन। सीएमओ के लिए स्पेशल क्लासेस है, तो जितने बच्चे जुड़ेंगे एक बार बताते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो जो आपदा आती है, तो आपदा जो आती है, जैसे आपदा बहुत सारे होते हैं, जैसे अचानक से बाढ़ आ गया, जैसे सुनामी आ गया, जैसे भूकंप आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो। तो आपदा जब आती है तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, जो शासन है, वो कैसे प्रबंध करती है, वो कैसे मैनेजमेंट करती है, तो उसी के बारे में बताया गया। अगर हम भारत की स्थिति को देखेंगे तो भारत आपदा प्रबंधन को लेकर आज़ादी के बाद से उतना ज़्यादा अवेयर नहीं था, जागरूक नहीं था। लेकिन हम देखेंगे कि 2000 के बाद से, जैसे भारत में बहुत भयंकर भूकंप आएगा गुजरात क्षेत्र को लेकर, हमारे तटीय क्षेत्र में जब चक्रवात और सुनामी आएंगे, तब जाके भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों को लाया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे तो आपदा प्रबंधन के लिए भारत में उतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, किया जाता था, लेकिन नई बॉडीज, नई नई चीज़ें यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया था। लेकिन आज हम आपदा को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं और भारत इससे संबंधित बहुत सारे कार्य करती है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में अब आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या प्रयास सरकार करती है, क्या क्या चीज़ें वो ला के रखी है, और कैसे एक आपदा से निपटने के लिए क्या क्या यहाँ पर अनुकूल चीज़ें डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, उन सभी को हम जानने का प्रयास करेंगे और उन्हीं को यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बने रहती। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश कुमार पोर्ते, गुड मॉर्निंग आपको भी। चलिए देखते हैं। तो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट समझने से पहले हमको जानना है कि आपदा, डिजास्टर होता क्या है, किसको आपदा बोला जाता है और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, उसको हमको समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं। आपदा, डिजास्टर किसको बोला जाता है या फिर किसको हम आपदा कहेंगे, ये सबसे पहले हम समझते। देखो, आपदा का मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र में, कोई एक क्षेत्र है जहां पर अनअपेक्षित घटना हो जाती है, अनपेक्षित घटना हो जाती है, जिसकी हमको अपेक्षा नहीं रहती और जिसमें सामान्य जनजीवन बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होता है। तो आपदा का मतलब हम यहाँ पर समझते कि किसी क्षेत्र में ऐसी अनअपेक्षित घटना होती है या फिर जिसकी हम अपेक्षा नहीं किए रहते, किसी क्षेत्र में अनपेक्षित घटना होती है जिससे सामान्य जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, और यह थोड़े समय के लिए ही होता है, यह थोड़े समय के लिए होता है,
लेकिन ये बिना चेतावनी के घटित होती है। कैसे होता है ये? बिना चेतावनी के घटित होता है, जिसमें जान और माल का मतलब जान जो लिविंग थिंग है, चाहे मानव हो, पशु है, चाहे और कोई भी अन्य प्रकार का जीव हो, उसके साथ साथ ही माल का मतलब आर्थिक क्षति भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, अब वो क्षेत्र जैसे कोई देश का एक जिला भी हो सकता है, एक तहसील भी हो सकता है, 2-3 गांव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस क्षेत्र पर मान लीजिए ये अभनपुर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? अभनपुर क्षेत्र है, ठीक है। अब अभनपुर क्षेत्र है, अब ये कोई क्षेत्र है जैसे अभनपुर तहसील है, तो अभनपुर क्षेत्र में मान लीजिए अनपेक्षिक घटना हो जाती है। कैसा हो जाता है? अनपेक्षिक घटना हो जाता है। अब जैसे अनपेक्षिक घटना की अगर हम बात करें, मान लीजिए इस क्षेत्र में बादल फट जाता है। बादल फट जाता है कहने का मतलब है कि अत्यधिक वृद्धि होती है, अत्यधिक यहाँ पर वृष्टि होती है, मतलब अत्यधिक बारिश होती है, बादल यहाँ पर फट जाते हैं। तो इससे अब हम देखेंगे कि लगातार कंटिन्यू अगर पानी गिरता है तो यहाँ पर पानी गिरने से अब बाढ़ के आसार बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए, तो इसको हमको इस घटना का हमको अपेक्षा नहीं था। तो इससे इस क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो जीवन स्तर है, उसका जो सामान्य जनजीवन है वो गंभीर रूप से यहाँ पर प्रभावित होगा। कैसे होगा? वो गंभीर रूप से प्रभावित होगा, गंभीर रूप से प्रभावित होगा। अब देखो वो नॉर्मल जीवन जी रहे थे, लेकिन अब अत्यधिक यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन रही है, उनके घरों तक पानी जा रहा है, तो एक तो उनका रहने के निवास स्थान प्रभावित हो रहा है और उसमें से कुछ जीव जंतु या फिर स्वयं खुद हो रहे हैं क्या उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो इससे जन जीवन जो सामान्य जनजीवन होता है वो गंभीर रूप से प्रभावित होता है, और गंभीर रूप से प्रभावित होता है तो उससे जान और माल, ठीक है, मतलब जो कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं और कई के बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति भी होती है, ठीक है। और ये जो आपदा होता है इसको हमको ध्यान रखना कि थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए। तो मैंने बताया कि जो बादल फटने का जो यहाँ पर आपदा आई है वो ऐसा नहीं है कि ये 3-3 महीने 4-4 महीने तक चले, ये ऐसा होता है कि 15 से 20 दिन या फिर 1 हफ्ता तक ही रहेगा और उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको देखना, ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये मानव के नियंत्रण में ही नहीं रहता है। अब आपदा कभी भी आ सकता है, ये मानव उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल करने के प्रयास कर सकता है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? आपदा। तो आपदा का अगर आप मीनिंग थोड़ा सा समझना चाहे तो ये होता है कि किसी क्षेत्र में ऐसी अनपेक्षिक घटना जिसमें सामान्य जन जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ये बिना चेतावनी के घटित होता है, ठीक है। जैसे बादल का फटना, कोई चेतावनी दिया क्या? कोई नहीं दिया, ठीक है। वो किस पर निर्भर करता है? प्रकृति, नेचर पर निर्भर करता है। तो बिना चेतावनी क्या आता है? भले थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा जान और माल को नुकसान होता है और ये मानव के नियंत्रण में ही रहता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? आपदा, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार बताएंगे आपको समझ आ रहा है क्या? फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आपदा किसको बोलते हैं आप बताएंगे, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? आपदा या फिर डिजास्टर। अब हम देखते हैं ये जो आपदा होता है, ये जो आपदा होता है, ये आपदा 2 टाइप के होते हैं। आपदा के प्रकार हम देखेंगे, आपदा के प्रकार ये हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ठीक है। तो आपदा के प्रकार अगर हम देखेंगे तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपदा को हम बोलेंगे प्राकृतिक आपदा, एक को हम बोलेंगे प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा जो आपदा है इसको हम बोलेंगे मानव जनित आपदा, मानव निर्मित बोलो या फिर मानव जनित आपदा, ठीक है, मानव निर्मित आपदा, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, इसको बोला जाता है मैन मेड डिजास्टर। तो जो आपदा होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक जो आपदा होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है, और दूसरा जो आपदा होता है वो मानव निर्मित आपदा होता है, ठीक है, मैन मेड डिजास्टर बोलते हैं। अब प्राकृतिक आपदा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा जो आपदा जो पर्यावरण के असंतुलन या धरती के अंदर हलचल के कारण घटने वाली घटना, ठीक है, ऐसा आपदा
जो पर्यावरण के असंतुलन या फिर धरती के अंदर के हलचल के कारण घटने वाली घटना जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है, वो कौन सी घटना है? प्राकृतिक आपदा। मैं थोड़ा सा कीवर्ड लिखते हुए जाता हूँ। प्राकृतिक आपदा इसको बोलते हैं जहाँ पर हम देखेंगे तो पर्यावरण के असंतुलन। प्राकृतिक आपदा क्या होती है? जहाँ पर पर्यावरण का असंतुलन, पर्यावरण का असंतुलन, पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ता है। ठीक है, ऐसी घटना जहाँ पर पर्यावरण का असंतुलन बिगड़ता है या फिर धरती के अंदर हलचल होती, या फिर किसके अंदर? धरती के अंदर हलचल होती है, और उन धरती के अंदर हलचल से यहाँ पर एक आपदा होती है जिससे पर्यावरण को हानि पहुँचता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। अभी जो प्राकृतिक आपदा है आपको उदाहरण से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे अगर इसको आपको पूछा जाता है प्राकृतिक आपदा किसको बोलेंगे, तो जैसे आपने सुना होगा भूकंप आता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बादल का फटना, बादल का फटना जिसको हम अतिवृष्टि भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सूखा होता है जहाँ पर पानी ही नहीं गिरता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो जो सुनामी होता है। ठीक है, और हम देखेंगे तो चक्रवात होता है। ठीक है, इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम देखेंगे तो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो बर्फ है वो गिरता है जिसको हम हिमस्खलन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। इसके साथ साथ भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर शीतलहर चलता है। क्या चलता है? शीतलहर, शीतलहर चलता है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो जो वनों में आग लगता है, किसमें? वनों में आग, वनों में आग लग जाती है। और साथ ही साथ कभी कभी ये होता है कि किसी जगह पर ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। ठीक है, तो वो भी प्राकृतिक आपदा है। चलिए, तो ये होता है हमारे पास प्राकृतिक आपदा के उदाहरण। तो यहाँ पर जो आपदा होता है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर, तो आपदा यहाँ पर दो टाइप्स के होते हैं। एक प्राकृतिक आपदा होता है और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है पर्यावरण के असंतुलन और धरती के अंदर हलचल से। यहाँ पर पर्यावरण को जो नुकसान होता है, पर्यावरण को जो हानि पहुँचती है, वही प्राकृतिक आपदा होता है। अब पर्यावरण के असंतुलन और धरती के हलचल से हानि तो पर्यावरण को हो रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनका जनजीवन अगर प्रभावित होता है गंभीर रूप से, तो फिर वो आपदा कहलाता है। जैसे अगर किसी क्षेत्र पर भूकंप आ गया, तो भूकंप कैसे आता है? धरती के अंतर्गत हलचल होती है ना, जो प्लेट्स टकराती है, तो उसके कारण से भूकंप आता है। और भूकंप आने से उस क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का जनजीवन यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, जान और माल का नुकसान होता है। जैसे बादल का फटना, अभी अभी मैंने बताया कि जहाँ पर अगर बादल फट जाता है तो अत्यधिक बारिश होता है, और उस अत्यधिक बारिश से बाढ़ आने की संभावना होती है। और जब बाढ़ आता है तो पूरी तरीके से उसके क्षेत्र में जितने भी लोग, घर वर जो भी रहता है, सब बह के चला जाता है। तो वो भी क्या है? प्राकृतिक आपदा। सूखा, पानी ही नहीं गिरता है, तो सूखा, सूखा भी एक टाइप का क्या है? प्राकृतिक आपदा है। बहुत सारे भारत में ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सूखा पड़ता है, पानी की एक बूंद भी नहीं रहता है। ठीक है, सुनामी, हम देखते हैं समुद्र में जो लहरें आती है तो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत काल का रूप कार्य करती है, उनके घरों तक आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके जनजीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार चक्रवात, बहुत तेज हवा आना, तो तेज हवा आने से उनके घरों में रहने के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डर का माहौल पैदा करता है। साथ ही साथ भूस्खलन, कभी कभी आप देखोगे कि जो हमारा उत्तर भारत है, जो पूर्वोत्तर भारत, वहाँ पर भूस्खलन हमेशा होते रहते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो ये सब भी क्या है? प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक आपदा है, बताइए। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी बताता है कि सब किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। और जो प्राकृतिक आपदा होता है वो प्राकृतिक रहता है, इसमें मानव का किसी भी तरीके से हाथ नहीं रहता। हाँ, हस्तक्षेप हो सकता है कि उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप से पर्यावरण को हानि पहुँचती है, लेकिन ये मनुष्य का इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। जैसे नियंत्रण नहीं रहता कहने का मतलब है कि आप बोलेंगे कि सर हम ही तो बर्बाद करें इसलिए आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जो प्राकृतिक आपदा होती है उस पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं। जैसे मनुष्य कभी भी भूकंप ऐसा कर सकता है क्या?
नहीं कर सकते। मनुष्य कभी भी शीतलहर को चला सकता है क्या? ऐसा नहीं चला सकते, ठीक है। ज्वालामुखी को कभी फटा सकता है क्या? नहीं फटा सकता। तो ये हमेशा प्राकृतिक ही होते हैं, ठीक है। इस पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा? प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सुरेंद्र कुमार साहू भी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ये सीएमओ की स्पेशल क्लासेस हैं और स्पेशल जो अधिनियम वाले जो पार्ट जो हम नहीं पढ़ते सामान्य तैयारी में, कॉमन तैयारी में, तो उसको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और मैंने चालू किया है आपदा प्रबंधन से, तो आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आए हैं, बाढ़, सूखे को लेकर, भूकंप को लेकर, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा जो आपदा है वो मानव निर्मित आपदा है। कौन सा है दूसरा? दूसरा को अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो मानव निर्मित आपदा है। अब जो मानव निर्मित आपदा होती है, ठीक है, यहाँ पर मेन में डिजास्टर बोलते हैं। तो ये मानव की असावधानी, ठीक है, ये किसका? मानव की असावधानी, मानव की असावधानी, ये मानव की असावधानी, मानव की किसी भी प्रकार के भूल, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो ये मानव की लापरवाही के कारण, किसके कारण? मानव की लापरवाही के कारण, मानव की लापरवाही के कारण भी यहाँ पर आपदा आते हैं। तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर मानव निर्मित आपदा। जैसे हम मानव बहुत सारे चीज़ों को प्रयोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों को हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उसी में हमसे कुछ असावधानी हो जाती, कुछ भूल चूक हो जाती और बहुत सारी चीज़ों को हम लापरवाही पूर्वक भी करते जाते हैं, तो उससे भी आपदा आ जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें तो हमारे पास जो सड़क है, हमारे पास जो सड़क है, हमारे पास जो रेल है, ठीक है, हमारे पास जो वायुयान है, ठीक है। तो यहाँ पर सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना कभी भी हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी अभी अहमदाबाद में कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें पूरे के पूरे 200 यात्री, एक यात्री को छोड़कर मारे गए थे। तो हमारी ही गलती है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, चाहे मशीनें फॉल्ट हो, चाहे पायलट के द्वारा कुछ इधर उधर हुआ, तो वो भी तो एक प्रकार का आपदा ही है, ठीक है। तो सड़क, रेल, वायु दुर्घटना, ये सब क्या है? आपदा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो बस्तियाँ हैं, बस्तियों में कभी कभी आग लगता है और वो आग बहुत ज़्यादा भयानक होता है, ठीक है। तो बस्तियों में आग लग जाती है, ये हमको देखना, ये भी मानव निर्मित है। उसके बाद हम देखेंगे तो बड़े बड़े रासायनिक कारखाने हैं, तो रासायनिक कारखानों में भी विस्फोट होते रहते हैं इधर उधर लापरवाही के। जैसे अब भोपाल गैस कांड को देखेंगे, बहुत सारे लोग मर गए थे उसमें, आज भी उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब मानव निर्मित क्या है? यहाँ पर आपदा आता है। उसके साथ साथ ही सबसे खतरनाक जो होता है वो परमाणु प्लांट में होने वाले हादसे होते हैं, ठीक है। किसके? परमाणु प्लांट। आप सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, जिसको आज हम परमाणु बम भी बोलते हैं, अगर ये एक बार इधर उधर किसी भी तरीके से हो गया तो फिर पूरा आसपास बहुत ज़्यादा क्या होता है? प्रभावित होता है। ये हमको देखना है, ठीक है। तो परमाणु प्लांट हो गए। और एक आप देखेंगे जैविक आपदा, एक आप क्या देखेंगे? जैविक आपदा, जैविक आपदा। अब ये जैविक आपदा क्या है? इसको बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है कि ये जो हम मनुष्य अपने लैब में तैयार करते हैं और इसको हम किसी भी तरीके से गलत सलत उपयोग करते हैं। जैसे कोरोना आपने देखा होगा 2020 में, कोरोना का अगर हम उसका लक्षण देखें तो वो ऐसा पाया गया था कि किसी न किसी लैब में बनाया गया था, उसको म्यूटेंट करके बनाया गया था और उसको छोड़ा गया था। शायद चीन पर हम उसको एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। तो जो जैविक आपदाएं हैं, जो अपने लेबोरेटरी में बैठकर बहुत सारे चीज़ों को नुकसान पहुँचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे केमिकल्स के नाम सुने होंगे कि अगर वो केमिकल ऐसे बाहर छोड़ दिए जाए तो लोग तुरंत मर जाएंगे, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होता है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं क्या? जैविक आपदाएं, जो मनुष्य बनाता है और इनका उपयोग गलत सलत चीज़ों में कर सकता है अपने स्वार्थी की पूर्ति के लिए। तो ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। और ये सब मानव निर्मित आपदा भी, जैसे आपने खुद इसको जैविक आपदा के रूप में कोविड-19 को देखा था, और कोविड-19 के कारण इतना अस्त व्यस्त हुआ था लाइफ, इतना बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुआ था कि आज भी हम उस चीज़ से नहीं उबर पाए, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोग इनके कारण बहुत नुकसान झेलना पड़ा है, चाहे जान का हो, चाहे माल का हो, सब चीज़ का, ठीक है। तो ये सब भी प्राकृतिक आपदा हैं और इसको भी संभालने में, इससे भी बाहर निकलने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा, सरकार का पर्सनल पैसा उपयोग हो जाता है। तो ये भी क्या है? मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। तो ये आपदा के दो प्रकार हैं,
प्राकृतिक आपदा जो नेचुरल होती है, जिस पर मानव का कोई हाथ नहीं होता है, और मानव निर्मित जो आपदा होता है जिसमें मानव की लापरवाही, असावधानी, भूल के कारण आती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा हमको संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब एक और चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो मानव निर्मित आपदा है इसका जो क्षेत्र है वो बहुत असीमित होता है। मानव निर्मित जो आपदा है इसका जो क्षेत्र होता है वो असीमित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? असीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है इसका जो क्षेत्र होता है ये क्षेत्र विशेष पर होता है, तो इसका जो रेंज है वो सीमित होता है। अब ये कैसे सीमित होता है तो यहाँ पर आपको समझना है। जैसे अभी कोविड-19 जो एक जैविक आपदा आया था तो ये पूरे हर देश में फैला था। जो पूरी पृथ्वी में जितने भी देश है वहाँ पर हर देश में थोड़ा बहुत ही फैला ही था। बहुत सारे देश में बहुत ज़्यादा ही था, जैसे चीन में बहुत ज़्यादा था, भारत में बहुत ज़्यादा था, अमेरिका में बहुत ज़्यादा था, कुछ देश में थोड़े से कम थे, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड वाइड थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मानव निर्मित आपदा है वो पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। लेकिन जो यहाँ पर प्राकृतिक जो आपदा है उसका क्षेत्र सीमित हो सकता है। सीमित हो सकता है कहने का मतलब है जो भूकंप आता है, भूकंप पूरे एक साथ सभी जगह में नहीं आता, वो कुछ कुछ क्षेत्र में आता है। जैसे आप देखेंगे भूकंप दिल्ली में हमेशा ज़्यादा आता है, ठीक है, उत्तर भारत में हमेशा जाता है, लेकिन हमारा जो मध्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ वहाँ पर ना के बराबर आता है, तो इसका क्षेत्र सीमित है। जैसे बाढ़ बोलेंगे तो बाढ़ एक जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी गिरता है वहीं पर आता है, बाकी क्षेत्र पर नहीं, तो इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। लेकिन मानव निर्मित का क्या हो सकता है? बहुत बड़ा हो सकता है, ये ग्लोबल भी हो सकता है, वर्ल्ड वाइड भी। जैसे एक परमाणु बम को अगर हम छोड़ देंगे तो इससे 5 से 6 देश एक साथ प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आज युद्ध होते भी हैं लेकिन परमाणु वार के कारण ये रुक भी जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। तो ये आपदा के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, दे दिया रहेगा 4 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई उठा के और बोलेगा कि कौन सा प्राकृतिक आपदा है या फिर कौन सा यहाँ पर मानव निर्मित आपदा है। तो आपको ध्यान रखना है इतना सारा चीज़ जो मैं बताया, भूकंप, बादल का फटना, सूखा, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन, शीतलहर, वनों में आग लगना, ज्वालामुखी उद्गार, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा, और ये सब क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार आप सभी बताएंगे कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और आप सभी को बता देना चाहूँगा कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा अगले मंडे से यहाँ पर आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए बहुत सारे बच्चे, अब शिक्षक भर्ती भी आने वाली है, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी को और अच्छे से, बहुत सारे और भर्ती जो आगामी है, जैसे अमीन पटवारी है, जैसे सीजी पुलिस का है, तो सीजी पीएससी प्री का है, तो उनके लिए फ्रेश नया बैच आप सबके डिमांड पर लाया जा रहा है। तो आप उन सभी कोर्सेज से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगले मंडे 11 अगस्त से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हो गया आपदा। अब आपदा तो आ जाता है, मैंने बताया कि जो प्राकृतिक आपदा है वो बिना चेतावनी के आता है। हमको पता तो नहीं चलता कि इस जगह पर अतिवृष्टि होने वाली है, इस जगह पर बारिशें नहीं होने वाली है, या फिर इस जगह पर भूकंप आने वाला है, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो अगर अब आपदा आ गया तो उस आपदा से कैसे निपटना है, कैसे उससे हमको जल्दी बाहर आना है, वही कहलाता है यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा आ जाना अलग बात है, लेकिन उस आपदा से निपटने के लिए हमारे पास मशीनरीज होने चाहिए, हमारे पास मैन पावर होने चाहिए, और हमारे पास संसाधन होने चाहिए। तो जो आपदा आता है उस आपदा को मैनेज करना, उस आपदा से निपटना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है यहाँ पर आपदा प्रबंधन। तो जानने का प्रयास करेंगे आपदा प्रबंधन होता क्या है, उसको समझेंगे। चलिए, तो आपदा आने के बाद उसका प्रबंध करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर जब भी आपदा आती है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो हम कोशिश करें कि आपदा को आने के पूर्व ही हम उसका आकलन कर लें। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह होते हैं जो हम मार्क करके रख सकते हैं। जैसे अगर हम भारत का देखेंगे तो भारत का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, भारत का कौन सा वाला क्षेत्र है? उत्तर वाला क्षेत्र है। तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है
ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्वत पठार है। उत्तर के साथ साथ अगर हम पूर्व की तरफ बात करें, जिसको हम सेवन सिस्टर बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पर्वत पठार वाला क्षेत्र है। तो ये जो क्षेत्र है, चलिए मैं थोड़ा सा एक प्रतीकात्मक आपके लिए मैप बना देता हूँ। उतना अच्छा तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे ताकि आप समझ पाए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आप सभी जानते हैं कि ये थोड़ा सा भारत का मैप, चलिए थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। ये ऐसा है, ठीक है, ये भारत का मैप है। समझेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं बनता है मेरे से। तो ये वाला जो क्षेत्र है जिसको आप बोलते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सिक्किम है, इधर नॉर्थ ईस्ट के है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये सब है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो लद्दाख है, ये अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, ये सिक्किम की बात करें, इधर सेवन सिस्टर के साथ साथ ये जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में भूकंप की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र जो दिल्ली विल्ली वाला क्षेत्र है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये सेवन सिस्टर वाला, ठीक है। तो उसके पीछे भी रीज़न हम अगर हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी तो हम नहीं बताऊंगा उतना, क्योंकि हम भूकंप को अलग से पढ़ेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि जो भूकंप आता है वो धरती के अंदर जो प्लेट्स होता है उसके अनबैलेंस होने से, इधर उधर टकराने से आता है। तो इन क्षेत्र पर जो प्लेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं। उसके कारण भी है जी यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है वो टकराता है और हिमालय पर्वत के पास ये रुक जाता है और ऊपर नहीं जा पाता, इसी कारण आता है। तो इन क्षेत्रों पर हम आकलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आकलन, कि यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। एक और क्षेत्र है जो गुजरात के भुज वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला क्षेत्र है? भुज वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी आता है। तो ये रेड जोन में रहता है। किस में रहता है? रेड जोन, मतलब हमेशा भूकंप के लिए अलर्ट है। तो यहाँ पर हम आकलन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपदा आ सकती है। जैसे अगर हम बात करें जो चेरापूंजी वाला क्षेत्र है, जो इधर नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो हम ये अनुमान हमेशा लगा के चलते हैं कि जब बारिश का दिन आएगा तो वहाँ पर हमेशा बाढ़ आने की संभावना रहेगी, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पानी ही नहीं गिरता, उसके जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मैकल श्रेणी के इस तरफ वाला पार्ट है, जैसे कबीर धाम है, उस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा बारिश होता ही नहीं है, सूखे का काल पड़ते, तो हम वहाँ पर भी आकलन करके चल सकते हैं। जैसे ये क्षेत्र है, ये जो हमारा ये पार्ट है, ये पार्ट हमारा समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो ये जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर हमेशा आएगा तो सुनामी आएगा, हमेशा आएगा तो चक्रवात आएगा। तो इनसे हम प्री आकलन कर सकते हैं, आपदा से पूर्व हम देख सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें व्यवस्था करके रखनी। तो उसी प्रकार जो आपदा आता है उसका हमको मैनेजमेंट करना है, उसका हमको प्रबंधन करना है। तो आपदा प्रबंधन के भी 3 स्टेज आते हैं। कितने स्टेज आते हैं? 3 स्टेज। जैसे एक आता है यहाँ पर आपदा से पूर्व, प्री डिजास्टर। एक कौन सा आता है? आपदा से पूर्व, आपदा से पूर्व, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्री डिजास्टर, आपदा से पूर्व। मैंने अभी आपको बताया कि कोई आपदा अगर आने वाली है, आ सकती है, तो संभावित खतरों को हमको भांपना है। कैसे करना है? संभावित खतरों को हमको भांपना है और आवश्यक कदम उठाना। जैसे आपने सुना होगा कि हमारा जो ये तटीय वाला क्षेत्र है, तटीय वाला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कई बार चक्रवात आता है, तूफान आता है। तो जब चक्रवात और तूफान है तो अब हमारा जो सिस्टम है जो मौसम की मॉनिटरिंग करता है वो बता देता है कि इस क्षेत्र पर तूफान आने वाला है। तो जब तूफान आने वाला रहता है तो अब ऐसा होता है कि अब हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा अब एक्टिव रहता है, हमेशा अलर्ट सिस्टम पे रहता है। तो अब देखो कि तूफान आने से पहले इस वाले क्षेत्र को यहाँ पर 100 से 200 किलोमीटर तक दूसरी जगह पे भी स्थापित कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, जब हमको लगता है कि यहाँ पर तूफान आने। तो इसी को बोल रहा है कि संभावित खतरों को जानकर हमको यहाँ पर संकट को रोकने के प्रयास करने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ों को हम जान सकते हैं, जैसे पानी जब अब मौसम का जो पूर्वानुमान है एकदम सटीक लगता है। अगर मौसम विभाग बोलता है कि पानी गिरेगा तो आप देखेंगे, महसूस करते होंगे कि पानी गिरता है, क्योंकि अब बहुत सारे उसमें भी वैज्ञानिक पद्धति से
बहुत सारे इनोवेशन हुए जो अब सटीक अनुमान लगाता है, ठीक है। जैसे कई बार आप देखेंगे हीट वेव चलेगा बोलते हैं तो चलता है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि हीट वेव से रोकने के लिए लोगों को विस्थापित किया जा सके दूसरे जगह पर। जैसे शीतलहर चलेगा बोलेंगे तो उससे भी बचने के लिए उसको दूसरे जगह पर या फिर दूसरी जगह नहीं ले जाएंगे तो उसके प्रयास किए जाएं, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है आपदा से पूर्व निपटने के लिए यहाँ पर संभावित खतरों को भांपकर, संभावित खतरों को भांपकर तैयारी किया जाए। संभावित खतरों को भांप कर तैयारी किया जाए, भांप कर तैयारी किया जाता है ताकि होने वाले खतरे से बचा जा सके। किससे बचा जा सके? होने वाले खतरे से बचा जा सके और वास्तविक घटना की तैयारी किया जा सके। जैसे मैंने पॉइंट करके बताया ना कि हमारा जो उत्तर भारत है उसमें भूकंप अधिक आता है, भूकंप आने की संभावना है, तो वहाँ पर भूकंप को तो हम नहीं जान सकते, लेकिन अब उसके अंदर भी अब हलचलें पता चल सकती है। तो वैज्ञानिक ऐसा बताते रहते हैं यहाँ पर इस तीव्रता का भूकंप आएगा, इस तीव्रता, तो ज़्यादा का अगर आने की संभावना है तो हम वहाँ पे अलर्ट हो जाए, ठीक है। अगर सुनामी आने वाली, चक्रवात आने वाली, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि होने वाली, तो उसके लिए भी हम कर सके, ठीक है। तो आपदा से पूर्व अगर हम तैयार हो जाएंगे तो हमारा जो नुकसान है, चाहे जान का चाहे माल का, वो बहुत कम हो सकता है, ठीक है। ये हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे आपदा के समय। अब हम आपदा को तो रोक तो नहीं सकते, आपदा आ गया। दूसरा जो स्टेज है आपदा के समय, आपदा के समय, ठीक है। तो जो आपदा के समय है डूरिंग डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। अब आपदा तो आ गया, जैसे हमने देखा कि जो कोरोना वायरस है या फिर बहुत सारा अभी अगर हम बात करें तो आज ही उत्तरकाशी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, ठीक है। तो अब आपदा जो आ गया, तो आपदा जो आ गया अब हम अनुमान भी नहीं लगा पाए और बच भी नहीं पाए। तो अगर आपदा आ गए तो यहाँ पर हमको अब जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिस क्षेत्र में है उधर के लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं तो प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती। तो अगर अब आपदा का समय तो हमको तुरंत क्या करना है? त्वरित प्रतिक्रिया करना है, ठीक है। अब आपदा के समय हमको त्वरित प्रतिक्रिया करना है। जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, तो प्राथमिक गतिविधि हमको करना है। जैसे प्राथमिक गतिविधि क्या है कि जिस स्थल पर आपदा आया है उस स्थल पर खतरे के स्थल से निकासी करना है। जिस स्थल पर भी आए, तो जैसे अभी उत्तरकाशी में आए हैं तो उससे हम लोगों को निकाल के दूसरी सेफ जगह पे ले जाएंगे, तो उस खतरे के स्थल से निकासी करना यहाँ पर बहुत जरूरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद हमको जो भी लोग प्रभावित हुए तो उनकी खोज व बचाव करना, उनका यहाँ पर खोज व बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी लोग यहाँ पर इसकी जद में आ रहे हैं उसकी हम खोज करें और उसका बचाव करें। और तीसरा जो होता है आपदा के समय बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। किनको पूरा करना? बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना। अब जो बुनियादी ज़रूरतें क्या है, जैसे जो भी क्षेत्र प्रभावित है तो उन क्षेत्र में तो उनका घर भी चला जाता है, उनका सामान भी चला जाता है, सब चीज़ चला जाता है, किसी भी से हो, चाहे भूकंप से, बाढ़ से हो, चाहे कुछ भी से हो। तो उनके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है भोजन, उनके लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है वस्त्र, आसपास कोई शेल्टर होम या आवास हो, उनके लिए दवाइयाँ हो और जीवन उपयोगी जो भी चीज़ें है वो हो। तो बुनियादी ज़रूरत है जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, दवाएं हैं और जीवन उपयोगी जो भी चीज़ है वो उनके पास होनी चाहिए। तो ये आपदा के समय हमारा कार्य होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आपदा जैसे चला गया, जैसे अभी उत्तरकाशी वाला है, कुछ दिन बाद वो ठीक हो जाएगा। तो अब आपदा के बाद हमको क्या करना है, ये भी तीसरे स्टेज में आता है, ठीक है। चलिए आपदा के बाद, ठीक है, चलिए तीसरा हम देखेंगे आपदा के बाद। आपदा के बाद अब आपदा जैसे चला गया, टल गया, ठीक है, हमने किसी भी तरीके से उसको झेल लिया, हमने लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया। तो अब आफ्टर जो डिजास्टर होता है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये काम रहता है कि जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, जो भी लोग क्या हुए, प्रभावित हुए हैं, ठीक है, अब उनके हमको पुनर्वास का व्यवस्था करना है। किनका व्यवस्था करना है? पुनर्वास मतलब वो पुनः वहाँ पे बस सके, या फिर वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा डेंजर जोन लग रहा है तो किसी दूसरे जगह पर अगर सरकार बसाना चाहती है तो उसके पुनर्वास, ठीक है, या फिर उस समय तक आपदा के जाने के बाद कम से कम अस्थायी पुनर्वास की उसकी व्यवस्था, ये सरकार का कर्तव्य बनता है
ये हमारे पास आपदा प्रबंधन के कर्तव्य बनते हैं। ठीक है, अब पुनर्वास अस्थायी रूप से वो बस गए, चाहे अपनी ही जगह पर बसे जहाँ पर वो रहते थे या फिर किसी दूसरी जगह पर। तो अब हम देखेंगे कि अब उन लोग जो प्रभावित हुए, जिनका सब कुछ चला गया है, तो ऐसे लोगों का अब हम देखेंगे आजीविका निर्माण के लिए काम करना चाहिए। आजीविका निर्माण कि उनको आजीविका निर्माण के लिए यहाँ पर काम की जरूरत पड़नी चाहिए। ठीक है, उनके लिए हम देखेंगे तो उनके निवास को वो करना चाहिए। ठीक है, निवास का निर्माण। ठीक है, और साथ ही साथ देखेंगे उसके लिए जो यहाँ पर आधारभूत संरचना है जो खत्म हो गई, जैसे वहाँ के आसपास अस्पताल अगर टूट गए हैं, पूरी तरीके से बह गए, स्कूल अगर पूरी तरीके से खराब हो गए हैं, सड़क, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था नहीं, तो उन सब जो आधारभूत संरचनाएं हैं उन सबका यहाँ पर फिर से क्या करना है, पुनर्निर्माण करना है। तो ये आपदा के बाद तो ये 3 आता है हमारे पास कि अगर आपदा हो रही है, आ रही है, आने वाली, तो हम इस तरीके से आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। तो आपदा प्रबंधन 3 टाइप के हो सकता है। एक हम देखेंगे आपदा से पूर्व हम अनुमान लगाएंगे और अनुमान लगाकर हम जोखिम को कम करने का प्रयास करेंगे। और अनुमान के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया कि क्षेत्र को पॉइंट कर करके रखें और उसके लिए हमेशा अलर्ट सिस्टम रखें। दूसरा, अब आपदा आ गया तो हमको त्वरित प्रक्रिया करना है, जो स्थल है वहाँ से निकासी करें, लोगों की खोज और बचाव करें, उनकी बुनियादी जरूरतें भोजन, पानी, वस्त्र, आवास, इन सब का हम पूर्ति करें। ठीक है, और आपदा के बाद फिर से उनको बसाया जाए, चाहे अस्थायी स्थायी, उनके आजीविका के साधन उपलब्ध किए जाए, उनके निवास का निर्माण, और जो भी आधारभूत संरचना है उसकी यहाँ पर ख़त्म हुई, जैसे स्कूल है, जैसे हम देखेंगे कॉलेज है, जैसे बस है, तो उन सब का फिर से निर्माण किया जाए, ये हमको देखना है। ठीक है, चलिए दूसरी जैन भी जुड़ चुके हैं, आपको भी जय श्री राम। चलिए, तो ये है हमारे पास आपदा मतलब आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आपदा को हमको प्रबंधन करना है और उसके लिए हमको ये सब चीज़ें करना है। ठीक है, तो ये सब एक साइकिल में चलने चाहिए। कैसे होने चाहिए? साइकिल में। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, फिर हम देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं आगे। अब हम एक साइकिल में समझने का प्रयास करते हैं कि जो आपदा प्रबंधन होता है उस आपदा प्रबंधन में कैसे हम तैयारी करते हैं। तो तैयारी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे आपदा से निपटने की। किससे? आपदा से निपटने की हम तैयारी करते हैं। ठीक है, एक साइकिल में चलना चाहिए। आपदा से निपटने की तैयारी, ये पूछा जाता है। ठीक है, किस सर्कल पे हम कार्य करेंगे? आपदा से निपटने की तैयारी। ठीक है, कोई भी आपदा अगर आने वाली है, आ सकती है, तो उससे निपटने की हमारे पास तैयारी, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आज तो एसडीआरएफ टीम रहती है, एनडीआरएफ टीम रहती, नेशनल का अलग है और स्टेट का अलग है, और उनके पास मूलभूत सुविधाएं होती है। ठीक है, जैसे अगर आग लग जाए तो आग लगता है तो फायर ब्रिगेड की ज़रूरत पड़ती है, तो फायर ब्रिगेड के पास वो फायर सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। तो आपदा से निपटने की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो यहाँ पर वस्तुएं लगती है वो हमारे पास होना जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें आपदा से निपटने के बाद, निपटने की तैयारी हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, हमारे पास सभी संसाधन होना चाहिए। दूसरा में अगर हम बात करें तो आपदा के पूर्व अनुमान और पूर्व चेतावनी हमारे पास जरूरी है। ठीक है, तो आपदा के पूर्व अनुमान, आपदा के पूर्व अनुमान एवं चेतावनी होनी चाहिए, एवं चेतावनी, आपदा का पूर्व अनुमान एवं चेतावनी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इसके बावजूद भी कोई आपदा आ जाता है, तीसरे नंबर पर हम देखेंगे इसके बावजूद भी अगर कोई आपदा आ जाता है तो उस आपदा से हम यहाँ पर कैसे निपटते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर का आपदा हो जाएगा। तो चौथा में हम आपदा के प्रभाव का आकलन करेंगे। ठीक है, आपदा के प्रभाव का आकलन करेंगे, आपदा के प्रभाव का आकलन करेंगे, प्रभाव का आकलन। ठीक है, ये हमको देखना है।
आपदा के प्रभाव का हम आकलन करेंगे कि जो आपदा आई हुई है, जिस क्षेत्र में आई हुई है, उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक जा सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, तो उनका हम आकलन करेंगे। देखो, तो यहाँ पर आपदा से निपटने की हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, मैन पावर भी होनी चाहिए और उससे संबंधित हमारे पास वस्तुएं भी होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि कोविड-19 के समय जब आपदा है तो हमारे पास कोई तैयारी नहीं था, और डूरिंग कोविड में हमने बहुत सारी चीज़ों को किया, तो बहुत सारे लोगों को उन्हीं जो चीज़ें हैं जो नहीं मिल पा रही, जैसे आपने देखा बहुत सारी दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए। बहुत सारे हम देखेंगे उसमें जो इक्विपमेंट लगता था, ठीक है, इक्विपमेंट लगता था, तो वो भी नहीं आने के कारण हो पाए, वस्तुएं हमारे पास पर्याप्त नहीं हुई थी, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे। वो तैयारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए। उसके बाद अब आपदा का पूर्वानुमान और चेतावनी भी जरूरी। मैंने बताया कि अलर्ट सिस्टम हमेशा होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉइंट्स हमने बना के रखे हैं। तो अब आपदा अगर आ भी जाती है तो आपदा के प्रभाव का हमको आकलन करना है कि वो आपदा का प्रभाव कहाँ कहाँ तक रह सकता है, उसका आकलन करके हमको हमेशा रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो अब हम देखेंगे आपदा के समय शीघ्र और सही प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा में अगर हम बात करें तो जो आपदा है, आपदा के समय शीघ्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आपदा के समय शीघ्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मैंने बताया ना कि अगर किसी के घर में आग लगी है या फिर किसी बस्ती में आग लगी है तो उसके लिए शीघ्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए। शीघ्र प्रतिक्रिया, एक तो पूरा फायर ब्रिगेड जल्दी आना चाहिए, लोगों को तुरंत इधर से उधर हमको क्या करना है, विस्थापित करना है और सही तरीके से करना है, तो ये हमको देखना है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अभी आपदा से हमने निपट लिए, तो आपदा से निपट लिए तो आपदा के बाद रिकवरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? आपदा के बाद रिकवरी और राहत कार्य जरूरी है, ठीक है। तो राहत कार्य जैसे मैंने आपको बताया ना, जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे भोजन है, जैसे आवास है, जैसे दवाइयाँ हैं, जैसे रोजगार है, तो इनका रिकवरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। राहत कार्य आप लिखेंगे यहाँ पर, भोजन पानी की सुविधा की उपलब्धता, ठीक है, भोजन पानी की सुविधा की उपलब्धता बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इस चीज़ को हमको देखना है। यह हो गया 6 का। अब अगर हम 7वें नंबर पे जाएंगे तो 7वें में यहाँ पर अब आपदा से ग्रसित ढांचों का पुनर्निर्माण, ठीक है। 7वां क्या जाएगा? आपदा से ग्रसित ढांचों का पुनर्निर्माण। आपदा से ग्रसित ढांचों का पुनर्निर्माण। मैंने बताया कि जिस क्षेत्र पर अगर आपदा आई है तो उस क्षेत्र का पूरा संरचना ही खराब हो जाता है, रोड जो भी सब बना रहता है सब खत्म हो जाता है, तो उस ढांचा का पुनर्निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी। लोगों के आवास, लोगों के स्कूल आसपास, लोगों के अस्पताल, जितने भी ढांचा वहाँ पर थे तो उनका पुनर्निर्माण बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उस क्षेत्र पर अगर आप फिर से नहीं बसाना चाहते कि यहाँ पर आपदा हमेशा आता है, तो किसी दूसरे जगह पर आप क्या करेंगे, उन लोग के लिए व्यवस्था करेंगे। ये एक आपदा या फिर जो आपदा मैनेजमेंट है, ठीक है, जो आपदा प्रबंधन है उसका एक बेसिक नीड है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो 8वां चीज़ है कि लोगों को अब सामान्य जनजीवन में वापस लाना। किस में वापस लाना? आपदा पर नियंत्रण और रोकथाम के बाद सामान्य जनजीवन में अब वापस लाना, ठीक है। किसमें? सामान्य जनजीवन में वापस लाना, ताकि लोग अब आपदा से निपटकर अपने जो तैयारी है वो फिर से कर सके। तो ये पूरा एक सर्कल चलता है किससे निपटने के लिए, यहाँ पर आपदा से निपटने के लिए। अब जब सब चीज़ सामान्य जनजीवन में आ गया तो फिर से कोई आपदा और आ मत जाए, तो उन सब की तैयारी हमको करके रखना है। जैसे अब कोरोना की तैयारी हम रहता है हमेशा कि हमारे पास अब वो सब चीज़ फैसिलिटी हमने कर ली कि अगर आता भी है तो सब हम बहुत जल्दी से निपट लेंगे करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे आपदा प्रबंधन से निपटने के इतने क्या होने चाहिए, तैयारी हमारे पास होनी चाहिए। पहले आकलन करना चाहिए हमारे पास, ठीक है, फिर हम आपदा से निपटेंगे, तुरंत शीघ्र हम उनको मुहैया कराएंगे, राहत कार्य कराएंगे, उनको जोड़ेंगे सब चीज़, ठीक है। तो ये सब आपदा प्रबंधन के कार्य धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे सब चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं और कल जब हम आएंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो आपदा प्रबंधन है
उसके लिए पहले कैसा था मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हमने आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ वो किए थे, प्रयोग किए थे कि कुछ उपाय किए थे कि नहीं किए थे, हमने कब दिया। तो हम पहले समझेंगे पुरानी नीति क्या बोलता था आपदा प्रबंधन को लेकर, और नई नीति अब क्या है आपदा प्रबंधन को लेकर। अब भारत बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है कि जो भी अगर आपदा आती तो आप देखेंगे भारत में अब बहुत सारे आपदाएं आती रहती, जैसे बाढ़ आते रहता है, भूकंप आते रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती, तो उन सब चीज़ों से भारत बहुत जल्दी पार पा लेता है, क्योंकि उनके पास अब मशीनरीज हो गई है, मैन पावर हो गए हैं, और बहुत सारे शेल्टर रूम्स हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे तो पुरानी नीति क्या थी, नई नीति क्या थी, और उसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, और कब से यहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार ने कुछ कुछ योजनाएं लाई हैं, तो उन सब योजनाएं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम आपदाओं पर बात करेंगे, बाढ़ कैसे आता है, तूफान और चक्रवात कैसे आता है, तो उन सब चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत में सब कौन कौन सी जगह जहाँ पर इन सब के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रेड अलर्ट रहता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे कल की क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी चालू करेंगे तो फिर से बहुत टाइम लग जाएगा उस टॉपिक को करने में, तो अभी थोड़ा सा 1-2 क्लास स्लो हो जाएगा, फिर हम धीरे से लाइन में आ जाएंगे, और ये थोड़ा सा अब अलग अलग चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो हम कभी नहीं पढ़े, ठीक है। देखो आपदा प्रबंधन अब आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए यूपीएससी ने इसको अपने सिलेबस में शामिल किया। एनसीईआरटी के बच्चे पढ़ते हैं, ताकि एक जो व्यक्ति होता है उसके अंदर भी ये गुण होने चाहिए आपदा के समय बाहर निकलने, केवल सरकार का ही काम नहीं होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुद से प्रयास करते रहते हैं कि अगर कोई आपदा आने वाली तो खुद अलर्ट हो, अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप के लिए जो जो भी बेसिक नीड है वो तैयार करके रखें। तो इसलिए अब बच्चों को भी अवेयर किया जा रहा है एनसीईआरटी क्लास में। तो इसलिए आपका जिसकी तैयारी आप कर रहे हो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो आप एक नगर के मुख्य होंगे, तो अगर कुछ भी आपदा आती तो आप कैसे निपटेंगे, इसलिए इस टॉपिक को आपके साथ रखा गया है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कभी भी आपके जो नगर पालिका है जिसमें भी आप बैठेंगे उसमें ये सब चीज़ आपदाएं कभी भी आ सकती है, तो आप उससे कैसे निपटेंगे, क्या क्या चीज़ों का डिसीजन लेंगे, इसलिए यहाँ पर इन सब के बारे में रखा गया है। तो पढ़ेंगे अच्छे से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आज तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस दिया है, कल हम चर्चा करेंगे भारत की नीति क्या है आपदा प्रबंधन को लेकर, क्या क्या चीज़ें सरकार आज तक प्रयास करती है और करने जा रही है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके लिए फिर से एक बार जानकारी दे देना चाहूँगा कि 11 अगस्त सोमवार से साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट किया जा रहा है। बहुत सारी क्लासेस कहने का मतलब बहुत सारे फ्रेश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर, सीएमओ को लेकर, एसआई को लेकर, अमीन पटवारी को लेकर, व्यापम पीएससी को लेकर। तो उन सभी क्लास से अब जुड़ेंगे और फ्रेश बैच है और अपनी तैयारी को करेंगे, क्योंकि अब आगामी उतने ज़्यादा पेपर है नहीं। जैसे अब अमीन पटवारी का है, ठीक है, सीएमओ आ सकता है, एसआई का हो सकता है, सीजीपीएससी प्री है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीचर भर्ती, और सीजी टेट का है, ठीक है। तो वो सब की तैयारी आप करेंगे, और इसी में सबसे सर्वाधिक बच्चे तैयारी करने वाले होते हैं। तो अभी टाइम भी है, आप नए कोर्स खरीद कर आप तैयारी को कर सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद, और जुड़े रहिएगा साध्य पीएससी एकेडमी के साथ और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा।